ओके। सो कल हम बात कर रहे थे राउट्स के बारे में कि एक्सप्रेस एप्लीकेशन के अंदर हम राउटिंग कैसे करते हैं। सो मैं एक बार एप्लीकेशन गो थ्रू कर देता हूँ इसमें क्या है। एक्चुअली सबसे पहले हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट करा यहाँ से, फिर हमने बॉडी पार्सर को इंपोर्ट करा, देन ओवर हेयर हमने एक्सप्रेस की एक एप्लीकेशन क्रिएट की है जो कि इसका मतलब डिफ़ॉल्ट जो कि सिंटैक्स है एक्सप्रेस का। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन के ऊपर हम किसी भी तरह के राउट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। एंड देन उसी एप्लीकेशन इंस्टेंस के ऊपर हमने 3000 पोर्ट के ऊपर लिसनिंग स्टार्ट कर दी है, सो दैट कोई भी रिक्वेस्ट जो पोर्ट 3000 पे आएगी वो इस एप्लीकेशन तक पहुंचेगी। और मतलब बेस्ड ऑन कौन से मिडलवेयर्स मैंने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, उन मिडलवेयर्स के अंदर मेरी रिक्वेस्ट जाएगी और जो भी मैचिंग होगी और उसके बेसिस पे चलेगा सब सिस्टम। तो अभी एक चीज़ जो हम कर लेते हैं पहले, व्हाट इज़ अ मिडलवेयर। अभी पता है क्या तुम लोग को मिडलवेयर क्या होता है? मिडलवेयर के सर एग्जैक्ट तो नहीं पता। हम्म। जस्ट मैंने हार्डवेयर वगैरह में मतलब जावा के रिलेटेड ही पढ़ा था, प्रोसेसर और कर्नल के ऊपर शायद लेयर होती है, ओके मतलब ओके। एग्जैक्ट नहीं। So basically, मतलब we have the hardware, we have operating system running top of that, and उसके ऊपर फिर layers रहती हैं, जैसे middleware will probably be something which is talking to the backend, and backend is talking to the operating system, and that is talking to the computer. ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है, मिडलवेयर इज़ द फंक्शन विच इज़ इन द मिडल ऑफ द प्रोसेसिंग। रिक्वेस्ट आ रही है और रिस्पॉन्स जा रहा है, उसके बीच में जो भी काम हो रहा है ना, दैट इज़ ऑल मिडलवेयर। मीन सर प्रोसेसिंग। हाँ, मतलब किसी भी तरह का जो प्रोसेसिंग एक्सप्रेस की एक एप्लीकेशन के अंदर होती है ना, दैट ऑल गोज इनटू अ मिडलवेयर। ठीक है, एंड देर इज़ अ डेफिनेट सिंटेक्स ऑफ अ मिडलवेयर। एक मिडलवेयर फंक्शन हैज़ मतलब मिनिमम तो चाहे आप कोई आर्ग्यूमेंट पास ना करो, मैक्सिमम इसमें 4 आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सो अगर मैं एक एम नाम का मिडलवेयर बनाऊं, वेयर एम इक्वल्स दिस हैज़ टू बी अ फंक्शन जो कि एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लेता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट इसके अंदर रिस्पॉन्स होता है, तीसरा आर्ग्यूमेंट इज़ अ फंक्शन जिसको अगर आप कॉल करो तो अगला मिडलवेयर इन द चेन फायर हो जाता है, and the last argument which is only specific for one use case, that is error handler middleware. We will talk of that maybe in some other lecture. But एक और argument यहाँ पे possible होता है। ठीक है, 4 argument वाला middleware भी हो सकता है, बट जनरली हम 3 argument के साथ ही काम करते हैं। ठीक है, so before uh, like writing anything, I want to show how middlewares work. So this is middleware 1, okay, and I'll create, this is middleware 2, and then let's have another one, middleware 3। ठीक है, तो अभी मेरे पास 3 middlewares हैं, और एक फंक्शन होता है एप्लीकेशन इंस्टेंस के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड यूज़। ठीक है, इस यूज़ को अगर आप यहाँ पे इसका इंटेलिजेंस में देख रहे हो, सो इट कैन टेक मल्टीपल हैंडलर्स। ये जो 3 डॉट्स लगे हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर, जिसका मतलब है कि इसके अंदर मैं कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल हैंडलर्स दे सकता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं एक देना चाहूँ एक भी दे सकता हूँ, अगर मैं दो देना चाहूँ दो दे सकता हूँ, और मल्टीपल जितने भी मैं मिडलवेयर्स इसके अंदर डालना चाहता हूँ मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि जब भी रिक्वेस्ट आएगी ना, सो यू यूज़ ऑल दीज 3 मिडलवेयर्स। नाउ सपोज मैं इनका सीक्वेंस ऐसा कर देता हूँ, पहले M1, फिर M3, एंड देन M2। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं? नहीं सर। ओके। So when we are saying that there's a request parameter, response parameter, and next. हम्म। So request जो है मतलब
रिस्पॉन्स तो आउटगोइंग वो होना चाहिए ना, इट शुड बी सॉर्ट ऑफ अ रिटर्न वैल्यू रादर देन एन इनकमिंग थिंग। एग्जैक्टली। सो जनरली जो हम बाकी लैंग्वेजेस में देखते हैं ना, सो वॉट एवर यू रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन इज़ द रिस्पॉन्स बीइंग सेंट आउट, ठीक है। बट एक्सप्रेस के अंदर ऐसा नहीं है। एक्सप्रेस मतलब बेसिकली नोड जेएस के अंदर क्या होता है, एक ना रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर जब आप कुछ राइट कर देते हो और फिर रिस्पॉन्स को एंड कर देते हो ना, उस टाइम पे रिस्पॉन्स जाने लगता है। मतलब अगर मैं इसको नोड जेएस की टर्म्स में लिखूं तो इट वुड बी समथिंग लाइक रिस्पॉन्स डॉट, मुझे फंक्शन याद नहीं है बट इट इज़ समथिंग लाइक राइट डोंट नो स्ट्रिंग समथिंग, मुझे एग्जैक्ट फंक्शन याद नहीं है बट इस तरह का एक फंक्शन है। और उसके बाद आप लिखते हो रिस्पॉन्स डॉट एंड, और जब आप रिस्पॉन्स डॉट एंड लिखते हो ना, दिस नोटिफाइज नोड जेएस कि रिस्पॉन्स राइट हो चुका है, नाउ यू कैन सेंड द रिस्पॉन्स बैक। बट क्योंकि ये एक फंक्शन है, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देने से आगे की एग्जीक्यूशन बंद नहीं हो जाएगी। इसके आगे अगर आपने 4 कंसोल लॉग लिखे ना तो वो चलेंगे ही चलेंगे। बट उसके बाद एक्सप्रेस क्या करेगी, अगले मिडलवेयर्स को कॉल नहीं करेगी। अगर वो पाइप में है, वो यहाँ से रिस्पॉन्स को वापस भेज देगी। ठीक है। सो अभी के लिए व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम सिंपली लॉगिंग middleware 1, middleware 2 and then middleware 3। ओके, तो मैंने बस 3 लॉग स्टेटमेंट्स लिखी हैं और ऐप डॉट यूज़ में 3 मिडलवेयर्स डाल दिए हैं। सो व्हाट शुड बी द आउटपुट, क्या क्या लॉग होगा स्क्रीन पे? The middleware 1, middleware 3, middleware 2. राइट, सो लेट्स ट्राई दैट। तो अभी के लिए कुछ भी लॉग नहीं हुआ क्योंकि कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, और मिडलवेयर्स तभी फायर होते हैं जब कोई रिक्वेस्ट आती है, राइट। सो अगर सपोज़ मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, वो कोई भी पाथ हो सकता है, उस पाथ के ऊपर ये तीनों मिडलवेयर्स फायर होंगे क्योंकि इनको मैंने एप्लीकेशन इंस्टेंस के ऊपर रजिस्टर कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये ग्लोबल मिडलवेयर्स हो गए हैं। कोई भी रिक्वेस्ट आएगी सिस्टम के अंदर तो इन मिडलवेयर से होके जाएगी, और उसकी सीक्वेंस क्या होगी, जो पहला मिडलवेयर रजिस्टर्ड है पहले वो फायर होगा, अगर उसमें से नेक्स्ट फंक्शन कॉल हुआ तो अगला मिडलवेयर फायर होगा, और उसमें से नेक्स्ट फंक्शन कॉल हुआ तो उससे अगला मिडलवेयर फायर होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अभी मैंने M2 में से भी नेक्स्ट कॉल किया हुआ है, राइट, बट मैंने नेक्स्ट कॉल किया है, बट फिर भी ना तो मेरी रिक्वेस्ट हैंग हुई है क्योंकि उसने कैन नॉट गेट बोल दिया, मतलब एरर दे दिया है। अगर रिक्वेस्ट हैंग हुई होती तो रिस्पॉन्स ही नहीं आता कभी, वो लोडिंग ही दिखाता रहता हमेशा। यहाँ से मैंने नेक्स्ट कॉल किया है, सो अब ये फंक्शन क्या करता है, ये एक्सप्रेस को बोलता है कि अगला मिडलवेयर देखो कौन सा फायर करना है। एक्सप्रेस देखती है इसके आगे कोई मिडलवेयर रजिस्टर्ड ही नहीं है, सो इट स्टार्ट्स टू सेंड द रिस्पॉन्स बैक। वो एक सक्सेस रिस्पॉन्स भी हो सकता है और वो एरर रिस्पॉन्स भी हो सकता है। अगर तो इस दौरान मान लो यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स डॉट जेसन इसके ऊपर हेलो डाल दिया हो, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट को कॉल किया, सो अब क्या होगा कि एक्सप्रेस को पता चलेगा अच्छा ये नेक्स्ट मिडलवेयर कॉल करना चाह रहा है पर अगला तो मिडलवेयर कोई नहीं है पाइपलाइन के अंदर, तो वो देखेगी रिस्पॉन्स सेट है। अगर तो रिस्पॉन्स सेट हो चुका है तो वो रिस्पॉन्स भेज देगी, अगर रिस्पॉन्स सेट नहीं है तो वो एक एरर थ्रो कर देगी, ठीक है। सो लेट्स सी दैट। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, नाउ आई एम सीइंग दिस रिस्पॉन्स, इवन दो मैंने इस मिडलवेयर को किसी पाथ के साथ बाइंड नहीं किया, मैंने कोई वो मैचिंग नहीं यूज़ करी है जो कि जनरली हम करते हैं। सो टू योर क्वेश्चन संदीप सर की रिस्पॉन्स तो एक रिटर्न वैल्यू होनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब एक्सप्रेस को लगता है कि हाँ अब इसके आगे कोई मिडलवेयर नहीं है फायर करने के लिए मेरे पास, तो जो भी रिस्पॉन्स पे सेट हुआ होता है वो उस रिस्पॉन्स को भेज देती है वापस। ये जेसन फंक्शन जो है ना, ये इंटरनली वो 2 स्टेटमेंट्स लिख रहा है,
स्ट्रीम राइट करता है उसके अंदर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर और फिर रिस्पॉन्स को एंड कर देता है एंड देन इट सेंड्स बैक. ओके. एंड जनरली वी विल बी मतलब जो रिस्पॉन्स है उसको अलग अलग मिडलवेयर में अलग अलग तरह से इसको टच कर रहे होंगे प्रॉब्ली, राइट? किस चीज़ को? रिस्पॉन्स को? हाँ मतलब हाँ, जैसे कर सकते हैं. जनरली दैट शुड बी द केस, बिकॉज अदरवाइज हम करेंगे क्या मतलब अलग अलग फंक्शन में कि हम कुछ तो बेसिस ऑन बिजनेस लॉजिक रिक्वेस्ट के अलग अलग फंक्शनैलिटी के हिसाब से हमने ब्रेक किया है उसको. Exactly. और उसके बाद रिस्पॉन्स को कुछ तो मॉडिफाई कर रहे होंगे एवरीवेयर. दैट्स द ओनली वे इट मेक सेंस है ना. अदरवाइज तो एक लास्ट वाला ही अगर रहे, हम हर एक में हम टच करेंगे रिस्पॉन्स को. एक्चुअली हम नॉर्मली क्या होता है, हम रिस्पॉन्स को टच नहीं कर रहे होते हैं, हम रिक्वेस्ट में से कुछ चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं. तो आई राइट एन एग्जांपल. तो सपोज जो मिडलवेयर 1 है दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्ट टोकन. ठीक है. सो दिस मिडलवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग अ टोकन आउट ऑफ अ हेडर विच इज़ सेट ऑन द रिक्वेस्ट. तो मान लो कि रिक्वेस्ट के अंदर मुझे ये पता है कि इस एंड पॉइंट को हिट करने के लिए ना यूज़र एक ऑथराइजेशन हेडर भेजेगा ही भेजेगा. ठीक है. सो आई कैन चेक इनसाइड दिस मिडलवेयर कि अगर रिक्वेस्ट के ऊपर रिक्वेस्ट डॉट गेट ऑथराइजेशन, सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिक्वेस्ट के अंदर ऑथराइजेशन हेडर होगा. ठीक है. इफ आई फाइंड इट then I let the request go to the next middleware. Otherwise मैं यहीं से एरर थ्रो कर दूंगा, या मैं ऐसा नेक्स्ट को कॉल करते हुए अगर मैं ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन एरर. ठीक है. सो एक्सट्रैक्ट टोकन जो मिडलवेयर मैंने लिखा है उसको मैं पाइपलाइन में सबसे पहले रजिस्टर कर देता हूँ. सो दिस मीन्स कि अभी कोई भी रिक्वेस्ट आएगी जब सिस्टम में तो सबसे पहले इस फंक्शन में जाएगी. इसमें वो देखेगा कि ऑथराइजेशन हेडर में कुछ पड़ा है. अगर तो नहीं पड़ा होगा तो वो एक एरर थ्रो करेगी. ठीक है. सो लेट्स सी दिस इन एक्शन. तो अभी क्योंकि मैं ब्राउज़र से गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो हेडर सेट करने की ऑप्शन नहीं है मेरे पास. ठीक है. तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, दिस इज़ एन एरर ऑब्जेक्ट. ठीक है. दैट इज़ नॉट प्रॉपरली सीरियलाइज्ड, क्योंकि यहाँ से एक अगर यहाँ पे डिबग कंसोल में हम देखें एक ना मिडलवेयर जिसकी मैं बात कर रहा था जो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर है, मैं वो भी इस पर ऐड कर देता हूँ. सो इट हैज़ टू बी द लास्ट मिडलवेयर इन द चेन. ठीक है. सो इट टेक्स रिक्वेस्ट, response, next and then error. ठीक है. सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, console dot log error and then maybe I'll call next with error. और इस error को मैं JSON stringify कर देता हूँ. ठीक है. सो मैंने क्या किया कि पहले तो कुछ ग्लोबल मिडलवेयर्स मैंने रजिस्टर करे हैं. इन दो चीज़ों के बीच में ना मैं अपनी एप्लीकेशन के सारे मिडलवेयर्स रजिस्टर करूँगा. बेसिकली एरर हैंडलिंग मिडलवेयर से पहले करना होता वो सब. ओके. सो लेट्स सी दिस अगेन. ओके. नेक्स्ट इज नॉट अ फंक्शन. सेमीकोलन probably. ये डिक्लेरेशन के बाद इसकी इन्वोकेशन के बाद नेक्स्ट के सेमीकोलन मिसिंग है. ये वाला नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता इसमें. Okay, next is not a function. Just a second.
ओके सॉरी, आर्ग्यूमेंट्स की सीक्वेंस उलट है. द फर्स्ट वन इज एरर, देन रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट. So it had to be like this. So let me restart this. And this is 3000. ओके तो अभी क्योंकि मैंने एरर को जेसन स्ट्रिंगिफाई कर दिया था, सो आई एम गेटिंग अ प्रॉपर एरर मैसेज हियर. और अगर मैं कंसोल पे भी देखूंगा, सो इट इज़ लॉगिंग दैट थिंग. ठीक है, तो अभी ये क्यों हो रहा है? यहाँ पे एरर पहले थ्रो किधर हुआ? यहाँ से मैंने नेक्स्ट को इन्वोक किया क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हेडर नहीं मिला था, तो मैंने नेक्स्ट में एरर पास किया. अब जब भी किसी नेक्स्ट फंक्शन को आप एक ऑब्जेक्ट पास करोगे ना, दैट इज़ अज्यूम्ड टू बी एन एरर. और उस केस में क्या होता है कि दिस एक्सप्रेस डज नॉट फायर द नेक्स्ट मिडलवेयर इन चेन. वो देखती है कि ऐसा कोई मिडलवेयर है जो एरर हैंडलिंग के लिए रजिस्टर्ड है. अगर तो ऐसा कोई मिडलवेयर मिलता उसको, सो इट कॉल्स दैट मिडलवेयर एंड स्किप्स ऑल ऑफ दिस. सो पहले एक्सट्रैक्ट टोकन के बाद नेक्स्ट कॉल करने पे M3 फायर हो रहा था. अभी M3 स्किप हो गया क्योंकि यहाँ पे कंसोल पे अगर मैं देख रहा हूँ तो मिडलवेयर 1 ही लिखा है, उसके बाद मिडलवेयर 2 और 3 कॉल नहीं हुए. राइट. तो Yes. इसमें से जब भी एरर थ्रो होगा तो वो सीधा का सीधा जाएगा इस एरर हैंडलर मिडलवेयर के अंदर. ठीक है, और इस मिडलवेयर में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उस एरर को पहले तो लॉग कर रहा हूँ यहाँ पे. नहीं, मे बी दिस वन. यहाँ पे मैं उसको लॉग कर रहा हूँ एंड देन मैं उस एरर को जेसन में स्ट्रिंगिफाई करके आगे फ्रेमवर्क को दे देता हूँ. तो फ्रेमवर्क क्या करता है, उसको पता है कि ये एरर है और इसके आगे कोई मिडलवेयर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये जो भी एरर है इसको मुझे रिस्पॉन्स में भेजना है. सो इट सेंड्स दैट रिस्पॉन्स इन दैट एरर इन द रिस्पॉन्स. राइट. तो यहाँ पे उसने इंटरनल सर्वर एरर दिया है. ठीक है, एंड द रीजन इज दिस मैसेज इनवैलिड रिक्वेस्ट. ठीक है. Yes. Okay, so now if I use this postman and pass in a header authorization, यहाँ पे कुछ है already registered. ठीक है, तो this time I am getting hello क्योंकि path matter नहीं करता क्योंकि मैंने अभी तक कोई path matching करी नहीं है. I am just sending a request to localhost 3000 और मैं authorization header भेज रहा हूँ. So this extract token function invokes first. It checks if authorization header is present. If it is, it calls the next middleware in chain. और next middleware in chain is middleware 3. तो middleware 1 फायर होता है सबसे पहले. कहाँ गया वो मैसेज? अच्छा, मैसेज उल्टा हो गया. ठीक है, तो एक्चुअली सबसे पहले middleware 3 लॉग हो रहा है यहाँ पे एंड देन middleware 2 लॉग होता है क्योंकि next middleware is okay, so this is also an interesting thing. मैं इसको नीचे ही लिखता हूँ. So this brings another point. I'll tell you what. So what I'll do is I'll first of all clear this console and let's run it again. So this is going to make a point कि sequence क्या है. ठीक है, मैं दोबारा से request कर रहा हूँ. Okay, I have got the error. Oh, sorry, response. But this is the sequence. Middleware 3 gets logged first, then middleware 2, and then middleware 1. Any guess why is this? सबसे पहले जो फंक्शन कॉल हुआ ना, दैट इज एक्सट्रैक्ट टोकन, दिस गाय, क्योंकि सबसे पहला मिडलवेयर जो है वो ये रजिस्टर्ड है. Anyone wants to verbally debug this code? Okay. So extract token के बाद M3 उसके बाद M2. This is how it's supposed to be, right? Say that again.
I'm saying extract token is getting fired. After that, in that sequence, we are calling M3, and then we are calling M2. Yes. Yeah. The And output the question was is why middleware 1 is getting logged at the end, right? yes. So probably we are getting to see that if we are getting a header, we are calling the next middleware. Exactly. And this must be an async call, I suppose, then, right? No, this is a synchronous call. Mm-hmm. अब क्या हो रहा है कि मान लो कि मैं दो फंक्शंस लिखता हूँ, सपोज फंक्शन 1, ओके, और इसके अंदर मैं where x equals 12 and then I call a function that is called 2, and then I say where y equals x plus 10, ठीक है, और एक और फंक्शन है 2 which does nothing, ठीक है, और अगर मैं 1 को कॉल करूँगा, सो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूशन? पहले var x इनिशियलाइज होगा, उसके बाद 2 जो है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, and then it will come to var y is equal to x plus 10. एग्जैक्टली, क्योंकि ये भी जो है ये सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन ऑफ कोड है, ठीक है. सेम थिंग हैपन्स हियर. मैंने एक्सट्रैक्ट टोकन को कॉल करा, उसको हेडर मिल गया, उसने नेक्स्ट मिडलवेयर इन चेन को कॉल कर दिया, ठीक है. तो यहाँ से कंट्रोल सीधा ट्रांसफर हो गया M3 पे, ठीक है. मतलब बीच में एक्सप्रेस भी आती है क्योंकि उसको पता है कि अगला मिडलवेयर कौन सा है, बट मेरे कोड के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट इज M3. सो अभी तक कुछ लॉग नहीं हुआ क्योंकि रिक्वेस्ट यहाँ से शुरू हुई थी और फिर सीधा यहाँ आ गई है, और सबसे पहली जो लॉग स्टेटमेंट चली दैट इज मिडलवेयर 3, राइट. इसमें से फिर से नेक्स्ट कॉल हुआ, और नेक्स्ट कॉल होने पे मिडलवेयर 2 इज द नेक्स्ट मिडलवेयर इन चेन, तो मिडलवेयर 2 गेट्स लॉग्ड और रिस्पॉन्स सेट हो गया है हेलो, राइट. देन इट कॉल्स नेक्स्ट. सो व्हाट हैपन्स इज ये सीधा यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिक्वेस्ट आती है मिडलवेयर चेन से होती हुई और वापस डायरेक्टली चली जाती है. जो रिस्पॉन्स है दैट फ्लोज अपवर्ड्स. if I say request flows downwards, the response flows upwards, जिसका मतलब क्या है, इसके बाद एक्सप्रेस को पता है कि कोई मिडलवेयर नहीं है जो कि मुझे फायर करना है. सो व्हाट इट डज इज वट एवर द रिस्पॉन्स इज, वो एक एरर है या एक सक्सेस रिस्पॉन्स है, इट स्टार्ट्स टू फ्लो अपवर्ड्स. तो M2 से पहले जो मिडलवेयर था ना ये था, ठीक है. बेसिकली इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था और उस फंक्शन कॉल के आगे की जो भी स्टेटमेंट्स होगी ना वो फायर होंगी. रिस्पॉन्स सर लास्ट इन फर्स्ट आउट की तरह जा रहा है, यानी रिस्पॉन्स जो है लास्ट इन नहीं, फर्स्ट इन लास्ट आउट, पता नहीं या लास्ट इन फर्स्ट आउट कौन सा होता है. हाँ ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो रिस्पॉन्स जो है लास्ट यहाँ पे आया था, तो इस नेक्स्ट के बाद भी अगर मैं कुछ लिखता हूँ ना, सो इट गेट्स फायर्ड फर्स्ट. सो M2 एंड पहले फायर होगा, फिर उसके बाद M3 एंड फायर होगा, एंड देन इस नेक्स्ट के बाद इस एल्स ब्लॉक से बाहर जाके M मिडलवेयर 1 लॉग होगा. सो द आउटपुट ऑफ ऑल ऑफ दिस कोड इज गोइंग टू बी, सबसे पहले मिडलवेयर 3 लॉग होगा, देन इट विल लॉग मिडलवेयर 2, then it will log M2 end, then it will log M3 end, and then it will log middleware 1. So let's see if that is the case. So middleware 3, middleware 2, M2 end, M3 end, and then middleware 1. Is this fine? Okay, so this is the sequence of middleware execution. Express के अंदर जब आप middlewares register करते हो, so this is how they invoke. And next, क्योंकि एक synchronous function है, so it immediately transfers the control to the other function.
and whenever that function is done, the control returns back to this function, और अगर इसके बाद कोई statement है then that gets executed. Now this is interesting to see कि even though मैंने यहाँ पे response set कर दिया हुआ है request के ऊपर, response does not get immediately dispatched. वो तब तक डिस्पैच नहीं होगा जब तक कोई आगे कोई एग्जीक्यूशन, कोई सिंक्रोनस कोड अवेलेबल है, तब तक वो रिस्पॉन्स बस राइट हुआ है, सेंड नहीं हो रहा. जब वो सारा सिंक्रोनस कोड खत्म हो जाएगा ना, एट दैट पॉइंट रिस्पॉन्स इज सेंट आउट. ओके. तो क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली as we were discussing yesterday and day before, so Express, because it is running on Node, so ये बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे रिक्वेस्ट एक ही टाइम पे आएंगे, राइट? तो अब जैसे एक रिक्वेस्ट लैंड कर चुकी है इस प्रोसेस पे, जो नोड का प्रोसेस चल रहा है, जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक नेक्स्ट रिक्वेस्ट ले पाएगा नोड या नहीं ले पाएगा? मतलब जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक डीबी कॉल है या कुछ और S3 से कुछ लेके आना है ये रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए, तो जब तक वो वेट कर रहा है उसके लिए, मतलब वो एसिंक्रोनस कॉल होनी चाहिए कायदे से, राइट? एग्जैक्टली जब हम उसको हैंडल कर रहे हैं रिक्वेस्ट को, तो जब तक वो हैंडल हो रही होगी वो रिक्वेस्ट एसिंक्रोनसली, तब तक दूसरे सर्व होती रहेंगी रिक्वेस्ट, राइट? एग्जैक्टली. सो दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन. सो अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो. अगर तो जो ये कोड लिखा हुआ है ना सिर्फ यही चलता है, तो क्या होगा? अगर एक टाइम पे 50 रिक्वेस्ट आती है ना, तो एक टाइम पे एक ही हैंडल हो सकती है अगर मैं सिंगल थ्रेड के ऊपर इस नोड के प्रोसेस को चला रहा हूँ. मतलब वो रेप्लिकेटेड नहीं है, सिंगल इंस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन है, और इस तरह का सिंक्रोनस कोड है, तो एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट सर्व हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती. अगर ये असिंक्रोनस कोड है देन अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं जल्दी से ढूंढ पाऊँ, देयर इज व्हाट्स दैट कॉल्ड, I forgot the term. Task queue. Event loop. Yes, event loop. Yes. Okay, so I want to find a good image. Not this one. Okay, चलो इसके साथ कोशिश करते हैं. सो क्या हो रहा है कि एक इवेंट लूप चल रही है. सो CPU का एक सेक्शन, एक फ्रेगमेंट मिलता है इस प्रोसेस को, और उस टाइम पे कोई रिक्वेस्ट आती है, तो इवेंट लूप बस इस साइकिल में ना घूमती जा रही है, ठीक है? और जब भी कुछ असिंक्रोनस आता है ना, तो वो उसके अंदर ना टास्क क्यूज हैं, उसमें मल्टीपल टास्क क्यूज हैं बेसिकली. एक माइक्रो टास्क क्यू है, एक मैक्रो टास्क क्यू है. तो जितने भी अपने असिंक्रोनस APIs हैं, जैसे आप बोल रहे थे डेटाबेस के साथ कोई ऑपरेशन है, दैट डेटाबेस ऑपरेशन इज अ फाइल सिस्टम रीड और राइट, ठीक है? देन देयर कैन बी एन XHR, ठीक है? जैसे कि एक सर्वर से कोई रिस्पॉन्स फेच करना है, ठीक है? उस तरह से कुछ ऐसा हो सकता है, मुझे स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है एंड देन दैट फाइल आई वांट समवेयर इन द एप्लीकेशन, ठीक है? तो उस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना, दे आर असिंक्रोनस. सो क्या होता है, जैसे ही कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आती है ना, इवेंट लूप उस चीज़ को अपने कॉल बैक्स की लिस्ट में डाल देती है, किसी ना किसी एक क्यू में डाल देती है, एंड देन इट कंटिन्यूज विद द सिंक्रोनस कोड. वो सिंक्रोनस कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करती जा रही है. अब कोई ऐसा सिंक्रोनस कोड हो जो कि ब्लॉकिंग हो, जैसे इनफाइनाइट लूप लग गई, तो पूरी की पूरी प्रोसेस हैंग हो जाएगी, ठीक है? बट अगर सिंक्रोनस कोड चलता जा रहा है, तो एट एवरी मतलब एक टिक के एंड पे, मतलब एक साइकिल जब इसका इवेंट लूप का खत्म हो जाता है ना, उसके एंड पे वो अपनी क्यूज को चेक करती है. अगर उसके पास मैक्रो क्यू में टास्क हैं,
तो वो सारे मैक्रो टास्क ख़त्म कर देती है। अगर उसके पास माइक्रो टास्क पड़ा हुआ है कोई, तो वो एक माइक्रो टास्क उठाती है जो ख़त्म हो चुका है, और फिर उसको उसको इसमें लाती है अपनी इवेंट लूप में, क्योंकि अब वो सिंक्रोनस कोड हो गया, तो उसको एग्जीक्यूट करती है और फिर ख़त्म हो जाता है वो। तो इस तरह से ये एक लूप में चलता रहता है। ठीक है। सो Okay. दिस मीन्स कि अगर तो कुछ भी असिंक्रोनस नहीं है और ब्लॉकिंग सिंक्रोनस कोड लिखा हुआ है, तो एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट सर्व नहीं हो सकती। तो essentially Express में most of the calls, most of the code should be async code, right? Yes, yes, And it should be should be. अगर async code है, it should be like really light. I mean उसमें कुछ भी अगर heavy computations है या कुछ है, तो it'll slow down everything. इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज़, हम उसमें उसको एक प्रॉमिस में डाल के कर सकते हैं। बट इवन दो, क्योंकि इसमें थ्रेड्स डायरेक्टली लॉन्च नहीं होते हैं, तो प्रॉमिस में डाल भी देंगे तो उससे कोई बेनिफिट होगा नहीं अपने को, क्योंकि जब वो प्रॉमिस एग्जीक्यूट होने लगेगा ना, उस टाइम पे वो सिंक्रोनस कोड ही होगा, क्योंकि वो एक मैक्रो टास्क है। सो असेंशियली दैट हैवी लिफ्टिंग, वो जो बहुत ही प्रोसेसर इंटेंसिव काम है ना, दैट शुड नॉट बी डन ऑन अ Node.js एप्लीकेशन। ठीक है। एंड बेसिकली वाई Node.js वाज डेवलप्ड इज दैट वाज जस्ट अ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट ये था कि मल्टीपल Node.js से पहले जितनी भी लैंग्वेजेस थी ना, दे वर मल्टी थ्रेडेड, तो उनके अंदर आप किसी भी तरह का कंप्यूटेशन करते थे तो यू जनरली लॉन्च्ड अ थ्रेड, एंड उस थ्रेड के कंप्लीट होने पे आप किसी तरह से एक कॉल बैक लेके तो रिस्पॉन्ड कर देते थे यूज़र को। ठीक है। अब Node.js वाज एन एक्सपेरिमेंट विच वाज ट्राइंग टू प्रूव कि जितना भी एक एपीआई है ना, एपीआई का मेजर काम फाइल सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है, क्योंकि एक रिक्वेस्ट आती है और उस रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए ना हमें किसी डेटाबेस में या किसी थर्ड पार्टी एपीआई पे जाना होता है, एंड ऑल दैट कोड इफ इट कैन बी मेड असिंक्रोनस, विच मीन्स बिहाइंड द सीन्स किसी तरह थ्रेड लॉन्च कर दी जाए और उसका कॉल बैक जावास्क्रिप्ट में मिल जाए, तो a single threaded process can also be very performant. ठीक है। सो दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड Node.js कि एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस एपीआई इसके लिए अच्छा हो सकता है अगर उसके अंदर नॉन ब्लॉकिंग आईओ हो तो, क्योंकि वो बिकॉज अगर जैसे ये थ्रेड्स जो जैसे अब अपाचे में अगर हम वर्क्स ऑन थ्रेड्स राइट, तो उसमें हर थ्रेड का एक वो कॉस्ट होता है, लाइक सम मेगाबाइट्स ऑफ डेटा। यस, तो वो जैसे 200 250 300 थ्रेड्स होंगे, उसके बाद इट स्टॉल्स। यस। तो वो सारा ओवरहेड इसमें नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि नोड की प्रोसेस बहुत लाइट वेट होती है। आप इसको डॉटनेट के साथ कंपेयर करो, आप एक रिक्वेस्ट करोगे डॉटनेट में, इट टेक्स सम फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स। वही चीज़ आप Node.js में लिखो एंड इट विल बी लाइक 1/3 और इवन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, ठीक है। ओके, वी कैन कंटिन्यू। Yeah, sure. So this is a basic introduction of middlewares. Now let's start that route matching. तो अभी हमने मिडलवेयर के बारे में समझा कि मिडलवेयर क्या है। मिडलवेयर इज अ फंक्शन दैट कैन टेक 3 आर्ग्यूमेंट्स, वन इज रिक्वेस्ट, देन इज रिस्पॉन्स एंड द थर्ड वन इज नेक्स्ट। और एरर हैंडलर के लिए द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज एरर, देन रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। फाइन। तो अभी हम क्या करते हैं, अब हम ना राउट्स मैच करना शुरू करते हैं। सो ये इसको एक्सट्रैक्ट टोकन को मैंने ग्लोबली रजिस्टर किया है। इसका मतलब कोई भी रिक्वेस्ट जिसके अंदर ऑथराइजेशन हेडर सेट नहीं है, वो रिक्वेस्ट इस एप्लीकेशन के अंदर सर्व नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही कोई एक ऐसी रिक्वेस्ट आएगी जिसमें ऑथराइजेशन हेडर नहीं है, एक एरर सेंड होगा और वो एरर सीधा एरर हैंडलर के पास जाएगा और वहाँ से बाहर चला जाएगा वो एप्लीकेशन से। ठीक है। So now suppose I want app.get, which we have already discussed. I'm just giving a brief on this. मान लो कि मुझे app.get क्लासेस के ऊपर एक मिडलवेयर डालना है, and I don't want to add another middleware in this chain.
मतलब जब इस पाथ के साथ रिक्वेस्ट मैच होगी ना, रिक्वेस्ट का पाथ जब इस पाथ के साथ मैच होगा, देन आई वांट दिस मिडलवेयर टू बी फायर्ड. सो दिस इज़ नॉट अ ग्लोबल मिडलवेयर जो हर रिक्वेस्ट के लिए फायर होगा लाइक दीज. आई वांट दिस पर्टिकुलर मिडलवेयर टू बी फायर्ड ओनली अगर रिक्वेस्ट का पाथ मैचेस दिस पाथ, राइट. सो रिस्पॉन्स डॉट जेसन. ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰਕੇ सब. ओके. और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर रहा हूँ सिर्फ, मैं नेक्स्ट को कॉल भी नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही कोई फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है ना, सो नोड जे एस और एक्सप्रेस जे एस नोज कि वो एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया है, एंड देन इट ट्राइज टू फाइंड आउट द नेक्स्ट मिडलवेयर. इफ़ इट डज नॉट फाइंड अ नेक्स्ट मिडलवेयर, इट सिंपली सेंड्स आउट वॉट एवर रिस्पॉन्स इज सेट बाई एनी ऑफ द मिडलवेयर्स. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने एक रिस्पॉन्स सेट कर दिया है, and then I do nothing, and if I stop this and rerun, so यहाँ पे ओके यहाँ पे तो नहीं चलेगा. अगर मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, so this is saying hello. Okay, so this is another catch. Post also is saying hello क्योंकि मैंने जो कोड लिखा है ना, दैट इज गोइंग टू मैच द मेथड टू बी गेट एंड द पाथ टू बी क्लासेस. ओके. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सो क्लासेस पाथ मैच हो गया इसके साथ, बट रिस्पॉन्स ऑलरेडी सेट हो चुका है यहाँ पे. ठीक है. सो दिस वाज द अदर कैच विच आई वाज टॉकिंग ऑफ. तो मान लो मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, and if I rerun this process, so I am getting the expected response now. And one another thing is, आप response को multiple times set नहीं कर सकते हो. If you try to do that, there will be an error thrown by the framework. So if I do it like this, तो क्या हो रहा है, पहले M2 कॉल होगा, M2 is going to write response, and then eventually this method gets fired और ये भी response write करेगा. अगर मैं ऐसा करता हूँ ना, the framework is going to throw an error. Call this. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, so it says cannot set headers after they are sent to the client. ठीक है. सो दिस बेसिकली मीन्स कि अगर आप एक बार रिस्पॉन्स सेट कर चुके हो, रिस्पॉन्स के जो भी हेडर्स हैं वो कन्फिगर हो गए हैं इस फंक्शन के साथ, तो आप उसको दोबारा से सेट नहीं कर सकते हो. दिस मीन्स कि पूरी पाइपलाइन के अंदर एट मोस्ट एक ही मिडलवेयर ऐसा होना चाहिए जो रिस्पॉन्स को सेट करेगा. एक से ज़्यादा बंदे रिस्पॉन्स सेट नहीं कर सकते. So Rohit, by the look of this, ये जो error है, saying कि headers आप एक ही बार सेट कर सकते हो. Exactly. तो अगर बॉडी में हम चेंज कर सकते हैं क्या, मतलब ये वहाँ पे भी it will probably complain कि बॉडी भी एक ही बार होनी चाहिए. I have never tried doing that directly, and I don't remember what is the function to be used for that. I can check that quickly. Express की documentation में होगा वो. So if I see this response, उसके बाद ये है कि ऐड डिपार्टमेंट की अपनी कैटेगरी आई है, ऐड डिपार्टमेंट की सब कैटेगरी आई है. append HTTP response field in क्योंकि अपन इसमें नहीं दसना कि आर्टिकल से पीजी आर्टिकल से पीजी ऐसे लिखना और प्रॉब्लम आती है कि प्रोजेक्ट बन उसके बाद सब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर तो कैटेगरी के अंदर डिपार्टमेंट है. मतलब बेसिकली send. I don't find a method called write or something similar. So response dot append जैसे ये ऊपर कॉल कर रहा है, so it's essentially putting something to the response, like
multiple times. Yes, अगर ये ऐसा कर रहा है, so this is basically a form kind of thing. हम ये try कर सकते हैं, like let's do this. So I have to explicitly call response.end here. Let's say append use कर लेते हैं हम. I have not used this function before, so I'm not sure what's going to happen. डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट हाँ डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट बट अपन ने यूज करें जैसे पॉलिटिकल के लिए कैटेगरी बना दी कंटेंट बनाने के नाल कैटेगरी पूरी Okay, so I got a 200, but somehow I did not see any response. Appends the specified value to the HTTP response. Okay, तो ये header set कर रहा है. तो if I see the headers here, yeah, so it is setting these headers. Yeah. So append is basically trying to set headers. And जो JSON वाला जो function था ना, that is basically calling this response.end before. So let's try, अगर मैं जो M2 था जो ये कर रहा है, इसके बाद अगर मैं response.end लिख देता हूँ and then maybe यहाँ पे भी मैं response.end लिखने की कोशिश करता हूँ. Let's see what happens now. I think it is going to complain again. Yeah, so it is complaining for that क्योंकि response.end जब एक बार call हो गया ना, after that I cannot change anything. ठीक है, and that response.send and response.json, they are implicitly calling this function. So they basically मतलब अलग-अलग middlewares में we will generally pass the request, do certain logic, build certain logic on that, start building the response by appending or doing whatever, and finally we can send it just once. Yes, and basically what I can understand from this is कि जो एक header है ना, content length, that is computed based on the size of the payload जो आप response में भेज रहे हो. Yeah. So maybe every time you use this response.json, it is resetting that content length header, and that is why it is complaining. Okay, so all right, so this is how we match paths and call middlewares. So ये भी जो है, जैसे यहाँ पे use can take multiple functions, this guy can also take multiple functions. So suppose I want to use M2 here, I can do that, right? क्योंकि ये भी एक middleware function है, so it is going to work the same way. Let's not comment it. Okay, so now I should see M middleware 2 twice, क्योंकि एक बार वो इसके कारण कॉल होगा, दूसरा वो इसके कारण कॉल होगा, right? Okay. M2 end. रिक्वेस्ट कहाँ करी तुमने? Classes. Okay, so app.get classes. अच्छा, इसमें से नेक्स्ट कॉल नहीं किया ना हमने. ओके, सॉरी, माय फॉल्ट. तो क्योंकि मैंने इसमें से अगले मिडलवेयर को कॉल नहीं किया, दैट इज व्हाई दिस M2 डिड नॉट गेट इन्वोक्ड द सेकंड टाइम. ओके, सो नाउ इट इज इन्वोकिंग मिडलवेयर 2 ट्वाइस, क्योंकि इसके अंदर द लास्ट मिडलवेयर वाज M2. यहाँ पे मैंने सिर्फ रिस्पॉन्स सेट किया एंड देन आई एम कॉलिंग M2 अगेन. That is why I see this M2 twice, and then M2 ends first time, and then M2 ends twice,
एंड देन M3 एंड देन मिडलवेयर 1. सो बेसिकली मैं एक पाथ के ऊपर भी मिडलवेयर्स को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. So now these middlewares are specific to this endpoint या path. These are not global. ये हर बार फायर नहीं होंगे. They are only going to be fired जब route match करेगा. ठीक है, जब ये endpoint जो है that is classes, only at that point these functions are going to be fired. Okay. Okay. So this is one thing. Now let's talk of the router class. Okay. Suppose in this similar way, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इस पाथ के ऊपर ना एक मिडलवेयर रजिस्टर नहीं करना चाहता हूँ. मैं मल्टीपल फंक्शंस रजिस्टर करना चाहता हूँ. सो लेट मी टेक एन एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ. I don't need all of this, or let me comment it out. Okay. So the example I'm going to take here is, suppose मेरा जो system है that has classes or let's say students. ठीक है, अब students के classes होते हैं. And I am talking of some post graduation students जो कि ना multiple courses में हो सकते हैं. So instead of classes let's call this courses, क्योंकि कुछ optional courses होते हैं, कुछ compulsory courses होते हैं, कुछ इस तरह से होता है ना. तो हर एक student के multiple courses हो सकते हैं और हर course के अंदर subjects होंगे. ठीक है, SUP. ठीक है, एंड देन मे बी सब्जेक्ट की बुक्स होती हैं. ठीक है, एंड देन देयर कैन बी अदर रिलेशंस आल्सो. स्टूडेंट के फीस होती है स्टूडेंट की, जो मंथली फीस, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है सपोज. ठीक है, सो अगर मैं इसको डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन के अंदर बनाना शुरू करूं, सो आई वांट वन एंड पॉइंट to get all students. ठीक है, the second endpoint I want get all courses for a particular student. Then I want get one course of a student. ठीक है, तो इस तरह से लाइक उस कोर्स के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, आई वांट टू गेट ऑल ऑफ दैट. स्टूडेंट राइट, एंड देन मे बी इसी तरह से स्टूडेंट के फीस के बारे में मुझे कुछ जानना है. सो अगर मैं इसको जैसे अब अभी कर रहे थे वैसे करने लगूँ, सो लेट्स सी कि वो कोड किस तरह का होगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी ऐप, और मैं ये सारे गेट मेथड्स बना रहा हूँ. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी ऐप डॉट गेट, इट विल बी स्टूडेंट्स. ठीक है, एंड इट्स गोइंग टू रिटर्न सम डेटा टू मी. आई एम नॉट राइटिंग द एक्चुअल कोड, बट मैं सिर्फ एंड पॉइंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, देन आई वॉन्ट वन एंड पॉइंट गेट ऑल कोर्सेज फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट. सो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, students/id. this means this particular student, and for this guy I want all the courses, right? एंड इसके बीच में एक ऐसा एंड पॉइंट भी हो सकता है जो मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट की सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है, उसके कोर्सेज के बारे में नहीं बताता. ठीक है, एंड देन फॉर कोर्सेज आई वांट टू हैव वन एंड पॉइंट जो कि मुझे उस पर्टिकुलर कोर्स की इंफॉर्मेशन देगा, राइट? एंड देन आफ्टर दिस उस कोर्स के अंदर जितने सब्जेक्ट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन देगा. सो यू सी, अगर मैं ये सारा कोड एक फाइल में लिखना शुरू कर दूं, सो दैट फाइल इज़ गोइंग टू बी वेरी ह्यूज. ठीक है, उसके अंदर इतना ज़्यादा कोड होगा कि कल को मैं उसको रीफैक्टर करना चाहूँ, इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स टू फाइंड द फंक्शन, राइट?
वो बहुत ज़्यादा कोड हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं बहुत छोटे से यूज़ केस के बारे में बात कर रहा हूँ. थिंक ऑफ एन एक्चुअल एप्लीकेशन, तो उसके अंदर एक ही फाइल में मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग वी रिक्वायर इज कि मुझे इस चीज़ को मल्टीपल फाइल्स में ब्रेक डाउन करना है सो दैट आई कैन ईजिली मैनेज कोड. ठीक है, दैट इज़ वन रिक्वायरमेंट. देन मुझे मिडलवेयर्स राउट स्पेसिफिक बनाने हैं, मतलब जो कि पाथ के साथ मैच होकर मिडलवेयर्स चलेंगे. आई डोंट वांट ऑल ऑफ दिस टू बी ग्लोबल, राइट? So this can work, but there is another better way to do this. I can create a router. Okay, let me pull this down. Okay, so with this router, what I'll say, instead of all of this, let's call this students router. And now let's assume कि मुझे एक और रिसोर्स के बारे में भी कोड लिखना है, दैट इज टीचर्स या स्टाफ कर लेते हैं. ठीक है. आई वांट टू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टाफ मेंबर्स. आई वांट टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर. I want to get all the courses which the staff member is enrolled into. Maybe staff भी course में enroll करता है. And then same things, right? So अभी मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? I can create a router that is students router, and on that students router I'll say app.use. Whenever the request comes for students, I want to say use the students router. Okay? और ये स्टूडेंट्स राउटर के ऊपर मैं ये सारे एंड पॉइंट्स डिफाइन कर दूंगा. ठीक है. सो इट इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे ये वर्ड स्टूडेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. एंड इट हैज़ टू बी स्टूडेंट्स राउटर. Okay, so this was app.use. So this particular code जो कि ऊपर लिखा हमने, this one, which is using the app instance to register all the routes. This is exactly similar to this one, but the only difference is यहाँ पे app.use students लिखना था. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन लेवल पे डिफाइन कर दिया है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स पाथ के साथ मैच करेगी ना, तो मुझे इस राउटर को यूज़ करना है. ठीक है. एंड देन दिस राउटर कैन बी इनसाइड अ फाइल. ठीक है. और उस फाइल में से इस राउटर को एक्सपोर्ट करके मैं यहाँ सीधा इंपोर्ट कर लूँगा. सो ऑल ऑफ दिस कैन बी एक्सपोर्टेड टू अ डिफरेंट फाइल. राइट? गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर. सर हम ऐप यूज में डायरेक्टली स्टूडेंट्स राउटर यूज कर रहे हैं, और उसके बाद स्टूडेंट राउटर के बाद अगर कोई स्लैश स्टूडेंट्स जब भी लगाएगा, कोई रिक्वेस्ट के अंदर स्लैश स्टूडेंट्स लगाएगा कोई, तो स्टूडेंट्स राउटर की ही मतलब बाकी चीजें यूज होंगी, जैसे आईडी कोर्सेज, आईडी कोर्सेज वगैरह सारा. बिल्कुल. तो और उससे पहले हम कर रहे थे कि हमें पूरा पाथ ही देना पड़ रहा था ऐप गेट के साथ. हाँ बिल्कुल. तो इससे ना एक ऐसी चीज़ अचीव होती है जो कि अगर तुमने .NET पे कुछ देर काम किया है या इस तरह के किसी फ्रेमवर्क पे काम किया है, सो रेस्ट को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करना, आई विल टॉक ऑफ .NET फर्स्ट. रेस्ट को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करना .NET के अंदर इज़ वेरी ट्रिकी. वाई सो? क्योंकि जब आप इस तरह के राउट्स बनाने के बारे में बात करते हो ना, तो आपको हर एक एंड पॉइंट के ऊपर जाके कस्टम राउट डिफाइन करना पड़ता है. जो .NET कोर का जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग मिडलवेयर है ना, जो राउटिंग इंजन है, उसके अंदर ना आप इस तरह के राउट्स नहीं बना सकते हो. ठीक है. बट रेस्ट की अगर आप कुछ गाइडलाइंस पढ़ोगे ना, देन इफ़ योर रिसोर्सेज आर नेस्टेड, योर URIs शुड ऑल्सो बी नेस्टेड, like this one.
अगर यही चीज़ मुझे डॉटनेट में बनानी होगी, इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स, मुझे कस्टम राउट ही लिखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है। बट यही चीज़ अगर मुझे एक्सप्रेस में करनी हो ना, इट इज़ वेरी ईजी। वाई इज़ इट ईजी? मैं इस तरह से ये चीज़ें मैप करता जाऊँगा। अब मैं बोल रहा हूँ, मान लो कि मैं स्टूडेंट कोर्सेज का एक अलग राउटर बनाना चाहता हूँ। सो लेट मी शो दैट। आई विल सिंपली टेक दिस गाय, और इसके अंदर ना जब मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, देर आई हैव टू पास वन प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड merge params, I suppose. True. I can check that in the documentation. Okay, here router के ना ऑप्शंस होते हैं। express.router, हाँ, merge params. So this merge params has to be true। अगर मैं जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, if I have to do something like that, so I have to say merge params true। So now let's suppose मैं इसका राउटर का नाम रखता हूँ student courses, ठीक है, student courses router। And then on the student router what I'll say is कि students router dot use, इसको मैं बोल रहा हूँ कि जब भी तुम्हारे पास रिक्वेस्ट जो आएगी id स्लैश कोर्सेज पे आएगी ना, देन यू यूज स्टूडेंट कोर्सेज राउटर, ओके। और इसको मैं एक अलग फाइल में डाल सकता हूँ जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। लेट मी डिफाइन इट फर्स्ट। स्टूडेंट कोर्सेज राउटर, और अब मुझे यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं। Okay, so I have broken down that entire code. Let me bring that up first. इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ so that it makes some room for us to see. So this is what we had previously. ऐप के ऊपर मैंने सारे endpoints configure किए थे। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने दो routers में break down कर दिया इसको। The first router is students router and then the second router is student courses router, ठीक है। और स्टूडेंट्स राउटर पे मैंने सिर्फ दो एंड पॉइंट्स रखे हैं, दीज टू। द फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट स्टूडेंट्स एंड द अदर वन इज एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन वाला राउट, ठीक है। तो कैसे चल रहा है, मैंने राउटर के ऊपर बोला कि जब भी रूट पे रिक्वेस्ट आएगी तो तुम इस फंक्शन को कॉल कर देना, अगर उसके साथ आईडी एक पैरामीटर आएगा तुम इसको कॉल कर देना। अब इसको कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स के ऊपर रिक्वेस्ट आने पे चलना है, क्योंकि ऐप पे जब मैंने इस राउटर को रजिस्टर किया ना, तो मैंने उसको बोला जब भी स्टूडेंट्स पे रिक्वेस्ट आएगी तब इस राउटर को इन्वोक करना। तो बेसिकली स्टूडेंट्स पे रिक्वेस्ट आने पे आगे अगर कुछ नहीं है तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और स्टूडेंट्स पे रिक्वेस्ट आने पे आगे अगर एक आईडी है तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद के जो कोर्सेज के फंक्शंस थे ना, उसके लिए मैंने एक अलग फाइल में सपोजिंगली इसको डाल दिया, एक अलग फाइल में एक अलग राउटर बनाया। एंड इस स्टूडेंट राउटर के ऊपर मैं उसको बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ऐप डॉट यूज़ बोला था वैसे ही मैं राउटर डॉट यूज़ करके बोल रहा हूँ कि आईडी स्लैश कोर्सेज पे जब रिक्वेस्ट आएगी तो तुम इसको इन्वोक कर देना। तो बाकी के जितने फंक्शंस थे यहाँ पे, ये सारे ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। दिस गाय students slash id slash courses is mapped to this function, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ से आ गया, id courses यहाँ से आ गया, और उसके ऊपर रूट जो है that is the complete path students slash id slash courses, तो उसके ऊपर ये फंक्शन कॉल होगा। टिल हियर स्टूडेंट कोर्स राउटर का, हाँ, स्टूडेंट कोर्सेज राउटर का। ठीक है। So basically with all of this setup what I can do is मैं इनको अब अलग अलग फाइल्स में डाल सकता हूँ। So suppose I say students resource के जितना भी कोड है I'll put it inside students, ठीक है। इसके अंदर I'll take students router, यहाँ से मैं उठाऊँगा, इसको सबसे पहले इधर डाल देते हैं।
I have to import a router. ठीक है, so this is going to give that to me, और इसको मैं export कर देता हूँ. So I'll say module.exports. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कंट्रोलर हो गया. अब इसी के अंदर इसका जो सब रिसोर्स है दैट इज कोर्सेज. ठीक है, इसके अंदर आई विल क्रिएट स्टूडेंट्स कोर्सेज कंट्रोलर डॉट JS, और इसके अंदर मैं ये वाला कोड डाल दूंगा, कंट्रोल X, and the same import I have to use. Okay, and then I have to export it. ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया. आई हैव टू इम्पोर्ट इट हेयर so that I can do that last piece. ठीक है, तो इंडेक्स के अंदर जो लास्ट में हमने एक चीज़ लिखी थी, दिस वन, आई हैव टू पुट दिस लाइन ऑल्सो इन द स्टूडेंट्स कंट्रोलर. यहाँ पे राइट. सो अब ये सब करने से क्या अचीव क्या हुआ, जितने भी स्टूडेंट्स के राउट्स थे ये सारे के सारे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गॉन इनसाइड द स्टूडेंट्स राउटर. जब भी स्टूडेंट्स पे रिक्वेस्ट आएगी, द रिक्वेस्ट इज गोइंग टू बी फॉरवर्डेड टू द स्टूडेंट्स राउटर, एंड दैट स्टूडेंट्स राउटर इज बेसिकली इनसाइड दिस कंट्रोलर फाइल, जहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट आएगी तो ये मेथड, ये रिक्वेस्ट आएगी तो ये वाला मेथड, और अगर ID/courses पे रिक्वेस्ट आएगी, सो आई वांट टू इन्वोक दिस पर्टिकुलर राउटर. और अगर मैं इस राउटर में जाता हूँ, सो दिस राउटर इज अगेन गोइंग टू हैव मल्टीपल फंक्शंस, एंड देन आई एम एक्सपोर्टिंग दिस. सो बेसिकली मैंने अचीव क्या किया है, माई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग द हायरार्की ऑफ द दैट रिसोर्स, कि स्टूडेंट के कोर्सेज हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, और अगर सीधा स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है तो वो यहाँ से मिलेगी, एंड ऑल दोज मेथड्स आर नाउ सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फाइल्स. Right, sir. Okay, so this makes the code a bit manageable in a longer run. अभी के लिए ऐसा लग सकता है कि ये 4 लाइन का कोड था, वो तो हमने 10-12 लाइन का कर दिया. सो इट माइट फील लाइक दैट, बट इन अ लॉन्गर रन जब आपका कोड कॉम्प्लेक्स होने लगता है, सो दिस काइंड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, इट इज़ वेरी हेल्पफुल. Okay, so yeah, that's it for this routing section. मतलब इसके ऊपर अभी हम और एक आध लेक्चर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है. बट आज का जो हमने किया उसमें कोई क्वेश्चन है क्या? सर जैसे हम राउटर्स में स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स सेंड कर रहे थे स्टार्टिंग में M1 M2 M3 में, तो उन रिस्पॉन्सेज को हम दूसरे मिडलवेयर्स में मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? किसको, रिस्पॉन्स को? हाँ जी, जैसे अपवर्ड जाता है, लास्ट वाला रिस्पॉन्स सबसे पहले जाएगा, तो लास्ट वाला रिस्पॉन्स सेकंड मिडलवेयर से होकर जाएगा या डायरेक्ट ऐप को जाएगा मेन? नहीं, अगर 3 मिडलवेयर्स हैं और तीसरे मिडलवेयर ने रिस्पॉन्स, मतलब किसी ने भी रिस्पॉन्स सेट किया, जब वो वापस पॉपअप होना लगेगा ना, तो पहले मिडलवेयर 3 के पास तो आ गई रिक्वेस्ट, फिर मिडलवेयर 2 पे जाएगी, फिर मिडलवेयर 1 पे जाएगी, और फिर इवेंचुअली एप्लीकेशन से बाहर जाएगी. और आप रिस्पॉन्स को चेंज नहीं कर सकते हो, पर रीड कर सकते हो. ओके, मतलब कुछ भी हम ऐड वगैरह कुछ नहीं, या फिर उस पर कंडीशन भी नहीं लगा सकते कि अगर M3 का रिस्पॉन्स ये है या ये नहीं है?
तो M2 का रिस्पॉन्स हम देखो ये सेंड वो सब करने के लिए ना आपको प्री प्रोसेसिंग करनी होती है, पोस्ट प्रोसेसिंग में आप रिस्पॉन्स चेंज नहीं करते हो जनरली। ठीक है सर, रिस्पॉन्स चेंज नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम कंडीशन लगाना चाहें कि अगर रिस्पॉन्स ये है या इससे इक्वल है या इससे ग्रेटर देन है, हाँ वो सब कर तो सकते हो हम ना। अगर ठीक आप है। अगर आप उसके बेसिस पे, रिस्पॉन्स के बेसिस पे कुछ अलग कंप्यूटेशन करना चाहते हो तो वो तो आप कर ही सकते हो। आप रिस्पॉन्स रीड कर सकते हो, आपके पास रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, मतलब हम M3 का रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, जैसे रीड किया और उसमें अगर कंडीशन लगाते हैं हम M2 में M3 के बेसिस पे, हम्म तो हम M2 का रिस्पॉन्स कुछ और सेंड करना चाहते हैं, अगर नहीं नहीं M3 का रिस्पॉन्स नहीं तो नहीं, रिस्पॉन्स एक ही बार सेट होगा, रिस्पॉन्स मल्टीपल टाइम सेट नहीं होगा। बट आप उसके बेसिस पे मान लो कुछ लॉगिंग करना चाहते हो कि ये रिस्पॉन्स सेंड हो रहा है, ठीक है। आप मान लो एक ऐसा मिडलवेयर लिखना चाहते हो दैट इज गोइंग टू लॉग कि रिक्वेस्ट कितने टाइम पे आई और फिर रिस्पॉन्स कितने टाइम पे गया और रिस्पॉन्स क्या था। हाँ जी। उस तरह का लॉगर आप लिख सकते हो यूजिंग दिस सिस्टम। उसके लिए लाइक आप ऐसा कुछ करोगे कि यहाँ एप्लीकेशन के स्टार्टअप पे ही मान लो मैं ऐप डॉट यूज़ करता हूँ, आई पास इट अ फंक्शन एंड आई कॉल इट लॉगर। it takes request, response and next. So I first of all log console.log new date time, ठीक है। तो रिक्वेस्ट इतने टाइम पे आई, देन आई कॉल द नेक्स्ट मिडलवेयर, उसने रिस्पॉन्स प्रोसेस किया एंड देन आई लॉग द रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि रिक्वेस्ट इतने बजे आई, दिस, ठीक है, टू date string and then I can say response sent at, ठीक है। तो ये एक लॉगर बन गया है विच इज गोइंग टू लॉग ऑल द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज, ऑलराइट। ठीक है। तो इस तरह की प्रोसेसिंग अगर आप करना चाहते हो पोस्ट रिस्पॉन्सेज बीइंग सेट तो आप कर सकते हो, ठीक है। So this should be the first function call in the whole process, right? Ideally yes. Okay. And if we have to log anything and everything in each and every sort of middleware, then it has to be done inside that. यस, अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ करना है किसी के लिए तो आपको उसके अंदर करना होगा। Mm-hmm. Okay. ओके हमने ऐप डॉट लिसन नहीं किया हुआ। ओके सो नाउ द एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग और उसके ऊपर ये स्टूडेंट्स वाले जो फंक्शंस है दे आर रजिस्टर्ड थ्रू दिस राउटर एंड दिस राउटर इज फर्दर कॉलिंग दिस फंक्शन मींस दिस राउटर एंड इसके ऊपर ये अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी कंप्यूटेशन इनके अंदर कर सकते हो, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू गॉट समथिंग न्यू। Yeah. Thanks. Thank you, have a good day, bye. Have a good day, sir. Thank you.